जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल है। इन देशों की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इस पे हम आज की चर्चा रखेंगे। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा, जिसमें जॉर्डन और ओमान और इथियोपिया शामिल है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और कितनी महत्व है? अंबर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है। और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर में, जिसमें रेल लाइन वहां से गुजरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मोदी जी का जाने से वहां पर आईमेक में जो प्रोजेक्ट जो अभी स्टॉल्ड है उसके अंदर रूपरेखा कैसे बनेगी, कौन उसकी फाइनेंसिंग करेगा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईमेक जो रेल लाइन है जो यूएई से लेके जॉर्डन से गुजर के सऊदी अरेबिया से गुजर के जाएगी, उसके लिए गए हुए हैं। सेकेंड, एक और एक चीज है, किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो प्रॉफिट के एक तरह से वंशज है। भारत ने और जॉर्डन के साथ अपना सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप उन्होंने एक तरह से बताया है। सबसे बड़ी बात है कि जॉर्डन के साथ वो डिफेंस एग्रीमेंट की भी बात करेंगे और अपना ट्रेड जो अभी $2.8 बिलियन है उसको बढ़ा के वो $5 बिलियन की बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में भारत को एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहां से हमें क्रूड ऑयल आता है और हमारे को गैस आती है। सेकेंड, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे भारतीय हैं जो हमारे देश में वहां पर एम्प्लॉयड है और हमारे देश में पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस द्वारा। मिडिल ईस्ट के द्वारा भारत एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग करना चाहता है थ्रू द इन द इंडियन ओशन रीजन। और भारत की महासागर इनिशिएटिव जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी को बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें देखिए, जब वो मिडिल ईस्ट भी गए तो उन्होंने इथियोपिया चुना। इथियोपिया एक जो है वहां पर प्रधानमंत्री वहां पर जाके वो उन्होंने पहले हेड ऑफ स्टेट है भारत के जो वहां पर जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि उधर भी इथियोपिया के अंदर भी वो ट्रेड की बात करने वाले हैं और मोस्टली वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे जो जितने भी उधर भी डिफेंस की बात हो रही है। बट सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टूर है वो ओमान के अंदर जाने वाले हैं। ओमान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। ओमान हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है। कश्मीर इश्यू पे, ओआईसी पे भारत का उसने हमेशा साथ दिया है और उन्होंने यही स्टैंड दिया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी हिसाब से इसको हमें एक तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। ओमान के जो सुल्तान है 2 साल पहले भारत आए थे। फिर ओमान में हमारे साथ जो यूपीआई का एग्रीमेंट है, हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो ओमान में भी चलता है। सबसे बड़ी बात है कि ओमान के साथ पॉसिबली हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो है वो साइन कर सकते हैं। देखिए, भारत के ऊपर अभी सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिकन सैंक्शंस, तो भारत बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे अभी न्यूज आई है कि ईयू के साथ वो एग्रीमेंट करेंगे जनवरी 27, 2026 को। और ओमान के अंदर भी विजिट करने पे हमारे पार्लियामेंट, हमारी जो हमारी ओमान की पार्लियामेंट और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको एक तरह से हरी झंडी दे दी है। भारत और ओमान के बीच में $12 बिलियन का एक तरह से ट्रेड है। बहुत ज्यादा आप ये देखिए कि ओमान जो है हमें ओमान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स और बहुत सारा जो ये इसके कारण हमारा ट्रेड बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है अंबर जी कि ओमान हमको
25 से 27 जो जैगवार जेट्स है जो उन्होंने डीकमीशन कर दिए हैं, वो भारत को देने वाला है। भारत ये जेट्स भारत आएंगे और इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो हम यूज करेंगे हमारे के जेट्स में। ये बहुत ही एक अहम पार्टनरशिप है। और एक और एक चीज है कि ओमान के और जॉर्डन को प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स भी साइन कर सकते हैं। जो अग्रीमेंट देखिए, यूएस जो है वो अपने आप को मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस कम करता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपना प्रेजेंस कम करता जा रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। गल्फ की फोर्सेस जो है वो हमेशा अमेरिकन छत्र छाया में रही है, उसको अमेरिकन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब अमेरिका वहां पर अपने पर्सनल कम कर रहा है, जिसके कारण आपने ये भी देखा है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री डील हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के 25,000 सोल्जर्स अभी तैनात होंगे सऊदी अरेबिया में टू गार्ड द मॉस्क एंड तो सऊदी प्रेसिडेंशियल पैलेस, और उधर सारी चीजें को बॉर्डर पे लगाया जाएगा ताकि हुती रेबल्स को के साथ वो लड़ सके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत कुछ सिमिलर अरेंजमेंट, मतलब डायरेक्टली अपने सोल्जर्स ना भेज के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में वो ओमान की मदद कर सकता है, वो जॉर्डन की मदद कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत के रिश्ते इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। और जॉर्डन जो है वो एक तरह से आप ये देखिए उनके रिलेशंस इसराइल के साथ 1994 से एक तरह से उन्होंने पीस ट्रीटी कर दी है, जहां पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ एक तरह से जितने नेशन उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जॉर्डन ने पीस ट्रीटी करके जो वहां पर जितने भी मॉस्क हैं उनके उसका जो कंट्रोल है वो उनके पास है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत चाहता है कि इस डायनामिक्स में वो भी अंदर घुसे और कैसे ना कैसे अपना डिफेंस अग्रीमेंट जो होता है जॉर्डन के साथ कर सकते हैं। एक और एक चीज है, ओमान ने हमको डुकुम पोर्ट के ऊपर हमें एक तरह से एक स्पेसिफाइड स्पेस दिया है, जिसमें भारत के नेवल शिप्स और सबमरीन्स वहां पर डॉक कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और अपने आप को वापस एक तरह से वापस अपने आप को मतलब सारी सुविधाएं दी है, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनलाइजेशन, रिपेयर्स की। जिसके कारण फ्यूचर में अगर ग्वादर पोर्ट पे चाइनीज या टर्किश शिप्स अगर भारत पे हमला करे तो डुकुम पोर्ट के द्वारा हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक तरह से भारत का जो एक तरह से अगर आप अखंड भारत का मैप देखें तो ओमान भी कभी भारत का भाग रहता था। और इसे इसी के लिए सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। हमारे वेस्टर्न पोर्ट्स जैसे बॉम्बे, सूरत और कैलिकट, यहाँ से ट्रेड होते थे, 2000 साल से वो ट्रेड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो ओमान के साथ है बहुत बड़ा ट्रेड चालू है। ओमान के अंदर 700,000 इंडियंस है, 7 लाख इंडियंस हैं। और वो एक तरह से वो लोग बोलते हैं ओमान जो है इज अ होम अवे फ्रॉम होम। तो मतलब एक सेकेंड होम जैसा हो चुका है। भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ता है उधर, भारत का एक तरह से रेमिटेंसेस से भारत की इकोनॉमी को फायदा होता है। ओमान भारत के लिए एक तरह से जो बोलते हैं एक कड़ा मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इन ओआईसी। और इसी के अंदर वो भारत अपना जो वर्चस्व है, जो अपना सॉफ्ट पावर है ओमान के अंदर बढ़ा रहा है, इथियोपिया के अंदर बढ़ा रहा है, जॉर्डन के अंदर बढ़ा रहा है। इसके अंदर मेन चीज मुझे ये लग रही है कि आईमैक के ऊपर बात होगी, और सेकंड पोर्ट ऑफ डुकुम के ऊपर भी बात होगी। और दोनों कंट्रीज को हमारे वेपन सिस्टम्स की एक तरह से जानकारी दी जाएगी। शायद इनमें से कोई हमारे ब्रह्मोस के लिए इंटरेस्टेड भी है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएस अपनी 38% अपनी वेपनरी मिडिल ईस्ट में बेचता है। उसमें उसके मेजर जो ग्राहक है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, ये सब उनके वेपन सिस्टम्स लेते हैं। भारत वहां पर पिच करने जा रहा है। अभी तक इन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला है, बट बट इन्होंने एक तरह से भारत की जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है,
उसके और पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विजिट आती है, इससे बहुत बड़ा एक तरह से ट्रेड बढ़ेगा। भारत का स्ट्रेटेजिक जो पोस्चरिंग है आईमेक में, वो ऑपरेशनलाइज होगा। थर्ड, आप ये देखेंगे पोर्ट ऑफ डुकुन पर भारत का और ज्यादा एक तरह से उसके उसकी जो पैठ है पोर्ट ऑफ डुकुम में, उसकी और भी ज्यादा एक तरह से पैठ बैठेगी, जिसके कारण फ्यूचर अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हम चाइनीज और टर्किश शिप्स को कॉर्नर कर सकते हैं। तो अगर हम इस उससे देखें उमेश जी, तो कहीं ना कहीं भारत जो है, जैसे कि हम डिफेंस में मेक इन इंडिया की बात करते थे, तो मेक इन इंडिया इन फॉर वर्ल्ड में, अब जब मिडिल ईस्ट या फिर हम वेस्ट एशिया की बात करें, जहां पर यूएस ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सप्लायर है वेपन्स का, तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूएस को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यूएस किस तरह से इस चैलेंज को लेने वाला है? देखिए, अमेरिका की बेसिस ऑलरेडी है जॉर्डन में, और वहां पर आप ये देखिए कि वो लोग डीपली एंट्रेंच्ड हैं। अब अमेरिका अपने जो पर्सनल है उधर धीरे धीरे कम करता जा रहा है। आप ये देखिए कि अगर अमेरिकन वहां पर नहीं रहेंगे तो उनके वेपन सिस्टम्स कौन चलाएगा। सेकेंड, एक और एक चीज है कि जो गल्फ के जो शेख हैं, जितने भी रूलर्स हैं, उनके पास कोई कमिटेड मिलिट्री नहीं है। इनफैक्ट बहुत हद तक गल्फ की मिलिट्री को पहले जो ट्रेनिंग ये सब देते थे, ये पाकिस्तान देता था। अब ये भी देखिए कि सऊदी अरेबिया ने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान मिलिट्री को चुना है। भारत डायरेक्टली अपने फोर्सेस नहीं भेजेगा, पर कोवर्ट फोर्सेस को वहां पर भेज सकता है। जैसे किसी के सुरक्षा में अगर किसी रूलर के पर्सनल सुरक्षा देना पड़े या कोई स्ट्रेटेजिक सहायता देना पड़े, भारत कोवर्ट तरीके से वहां पर काम करना चाहता है। ये जो है कि भारत किसी के साथ एक तरह से अ, भारत डज नॉट वांट टू compete विद अमेरिका, वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है। जहां पर अमेरिका छोड़ रहा है अपनी जो छोड़ने से जो वैक्यूम क्रिएट कर हो रहा है, भारत उसी को टैप कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका अपना जो गल्फ में उसका जो लुक्रेटिव डिफेंस मार्केट है, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। नोबडी विल लाइक टू लूज देयर मार्केट। वो अपने वेपन एग्जैक्टली सिस्टम्स exactly, दे ये देंगे। सवाल मेरे, हम सब जानते हैं कि जो मेजर उनका उनको रेवेन्यू आता है यूएस को, चाहे वो तेल हो या हथियार हो, वो मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया से ही आता है। उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स वेस्ट एशिया है। तो ऐसे में यूएस वेस्ट एशिया से या मिडिल ईस्ट से क्यों निकल कर जा रहा है? देखिए, सीधी बात है कि वहां पर जो उनकी इकोनॉमी है पेट्रोल की, वेस्ट एशिया के अंदर अभी पेट्रोल के रिजर्व्स का जो पीक पॉइंट है वो आ चुका है। धीरे धीरे उनके रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने खुद अपने रिजर्व्स निकालना चालू कर दिया है फ्रैकिंग के द्वारा। अभी तक तो उन्होंने अपना जो रिजर्व्स है अटलांटा में, उसको तो छुआ ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहां पर भी बहुत सारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे कम करना चाहता है, क्योंकि उसकी एक तरह से कोई मतलब नहीं रह जाता। आप एक चीज और भी देख लीजिए, पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट था 1974 में साइन हुआ था, वो 50 साल के लिए साइन हुआ था। 2024 में वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं वहां पर चाइनीज आ चुके हैं और उन्होंने गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन के साथ वो अपना जो एंगेजमेंट है वो बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को समझ में आ गया है कि उसको चाइना से compete करने से कोई मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे इस रीजन से अपनी जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो धीरे धीरे निकाल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कंप्लीटली छोड़ देगा, पर नॉन एसेंशियल जो काम है वो धीरे धीरे वहां से निकाल रहा है। वैसे उन्होंने अफगानिस्तान में भी वही किया है। अमेरिका ने कॉन्फ्लिक्ट चालू किए, वहां पर उनकी मिलिट्री स्टेशन की, उनके डिफेंस सिस्टम सब देखते थे। इसके कारण देखिए अफगानिस्तान में भी उनको 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स लग गए थे 20 साल में। अब ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अमेरिका कम करता जा रहा है, क्योंकि उनका जो डेप्थ है, अमेरिका का जो डेप्थ है
इट हैज क्रॉस $37 ट्रिलियन। वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट ही $1.1 ट्रिलियन हो गया है, जिससे अमेरिका को समझ में आ गया है कि वर्ल्ड ओवर वो एक तरह से इतने सारे मिलिट्री बेसिस को वो हैंडल नहीं कर सकता। धीरे धीरे नॉन एसेंशियल, जहां पे अगर उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं है, वहां से वो हटता जा रहा है। अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, कहीं न कहीं अमेरिका स्टेबल करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है और कई सारे इसके पीछे कारण हमें समझ में आ रहे हैं और अब भारत जिस तरह से वेस्ट एशिया के अंदर सॉफ्ट पावर को अपनी बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में इसके नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की इस 3 देशों की यात्रा के बाद हमें और क्लियर नज़र आएँगे। क्या कुछ इस यात्रा से निकल कर आएगा, ये काफ़ी अहम होगा और ये काफ़ी अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है। उमेश जी, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।